हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हम क्या कर रहे थे भाई? लास्ट टाइम हमने किया था इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसके बाद हमने किया था इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। साथ साथ में हमने उनके स्पेशल केसेस भी देखे थे। ठीक है, हमने M1U1 देखे थे, M1U1 और M2U2। ठीक है, उसके बाद हमने जो कोलिजन हुआ था उसके पहले और उसके बाद की क्वांटिटीज को मेजर किया था। ठीक है, दो की रूल्स क्या थे हमारे पास कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिकॉज वो हम किसका ले रहे थे, एक आइसोलेटेड सिस्टम का ले रहे थे। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन में। तो वन डायमेंशन क्या होता है, जब आप किसी एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहे हैं तो और वो जो कोलिजन हो रहा है वो भी सिर्फ एक ही लाइन में हो रहा है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर चल रहे हैं, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी और जो टारगेट है वो भी दोनों एक ही लाइन में हो। आफ्टर कोलिजन भी ये दोनों क्या करें, एक ही लाइन में चलते रहें। तो ये यहाँ पर क्या होगा, कैसा टाइप का कोलिजन होगा, ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मैं इलास्टिक की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, कोलिजन इन वन डायमेंशन, नॉर्मली ले लो। ओके, कोलिजन इन वन डायमेंशन। बट इफ वी नीड टू कोऑर्डिनेट्स, ऐसा होता कि ये दोनों चल रहे हैं और आफ्टर कोलिजन एक इधर चला जाए और दूसरा इधर, तो हमें क्या चाहिए, क्या अब हम सिर्फ एक एक्सिस का यूज करके इनकी पोजीशंस को डिफाइन कर सकते हैं? यस और नो? नहीं कर सकते। अब इनकी पोजीशन को हम सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को यूज करते हुए डिफाइन नहीं कर सकते। दैट मींस हमें यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, टू कोऑर्डिनेट्स। अब जब हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए इनको स्पेसिफाई करने के लिए, तो हमारे पास ये कैसा हो जाएगा, टू डायमेंशन में कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यही पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है और टारगेट है वो कोलाइड करने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में क्या हो गया हो, मूव कर गए हो। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर वी हैव a system of two bodies having masses m1 and m2 and moving with velocities u1 and u2। ठीक है, such that u1 is greater than u2। okay, after collision let the particles gets scattered यहाँ पर x एक्सिस और लिख लो, अलोंग x एक्सिस, मूविंग विथ, यहाँ पर लिख लो अलोंग x एक्सिस। ओके, बिकॉज बिफोर कोलिजन वो क्या कर रहे थे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे थे। ठीक है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहे थे। दो में भी कर सकते हैं, वो भी बता देंगे, लेकिन फिलहाल हम सिंपल से सिंपल केस लेकर चलना चाहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे गेट स्कैटर्ड making get scattered such that m1 makes an angle theta with x-axis and m2 makes an angle phi with x एक्सिस। आई होप भाई तुम्हारे नोट्स अच्छे से कंप्लीट है, अदरवाइज मैं इतना जो बोर्ड पर लिखती हूँ उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी इतनी लंबी लंबी वीडियोस इसी वजह से बनती हैं क्योंकि बोर्ड पे इतना लिखना पड़ता है।
अगर तुम खुद से कैपेबल हो, मैं बोलूं और तुम नोट्स बना लो तो थोड़ी छोटी वीडियोस में बन जाती। ठीक है, अभी देखो भाई, यहां से ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी u1 in this direction. Okay, this is the object having mass m2 moving with velocity u2. ठीक है, दोनों का कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, इधर चला गया m1 मेकिंग एंगल थीटा with x-axis and let us say its velocity is v1. Okay, and m2 इधर चला गया making an angle phi with x-axis. It is x-axis. This one is y-axis. ये नेगेटिव y-axis. ठीक है, और इसकी वेलोसिटी लेट अस से आफ्टर कोलिजन कितनी है, v2. ठीक है, तो ये सारी चीज हमने यहां पर लिखी है थ्योरी में भी। अब ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, इतने में इसको इरेज कर देती हूं। अब देखो भाई, यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास और दो क्वांटिटीज ऐड हो गई हैं। क्या क्या ऐड हो गया है, थीटा एंड फाई। और ये थीटा एंड फाई हमारे पास पहले वाले कोलिजन में नहीं था। ठीक है, थीटा बनने के लिए क्या होना चाहिए, टू डायमेंशनल प्लेन तो होना ही चाहिए। अगर वन डायमेंशनल में ही आप थीटा की बात कर रहे हो, दैट मीन्स थीटा या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। तो यहां पर अब आप लोग देखिए, डायग्राम बना लिया है सभी ने। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ठीक है, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, यहां पर किसके बराबर हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, क्लियर है, एनी डाउट? ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास दोनों कंडीशंस होती है ना, कि काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। The linear momentum, write down that complete. Linear momentum before collision along x-axis is equal to linear momentum after collision along x-axis। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, बिफोर कोलिजन वाला आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, जो बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम था वही होगा कितना, आफ्टर कोलिजन भी, एक्स एक्सिस के अलोंग। लीनियर मोमेंटम आप सिंगली एक एक एक्सिस के अलोंग देखोगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम थ्योरम्स भी पढ़ेंगे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट के साथ हैं तो हम कैसे उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आप एक एक के अलोंग देखो, तो यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है, तो इस थीटा की वजह से ये वाला जो लीनियर मोमेंटम होगा, जो इसका हम m1 v1 बोलते हैं, वो m1 v1 एक्स एक्सिस के अलोंग कितना होगा भाई, m1 v1 कोस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। और m2 v2 का एक्स एक्सिस के साथ कितना होगा,
M2V2 फाई एंगल बना रहा है तो कितना आएगा M2V2 cos फाई। y एक्सिस के अलोंग M1 का कितना होगा M1V1 sin थीटा। I have breaked them into rectangular components. Okay, यहाँ पर क्या आ जाएगा M2V2 sin फाई। ओके, M2V2 sin फाई, M1V1 sin थीटा, M1V1 cos थीटा और M2V2 cos फाई। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया है क्योंकि जब भी हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं तो हम उन्हें नॉर्मली भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। और यहाँ पर हमें क्या देखना है लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो यही सेम लाइन एक वाई एक्सिस के लिए भी आएगी। ठीक है, द लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस will be equal to linear momentum after collision along y axis. Okay, तो मैं पहले along x axis के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, along x axis के लिए give this equation number 1. Next, along x axis I want to write linear momentum. Then linear momentum before collision क्या हो जाएगा कितना आएगा m1u1 प्लस m2u2। ठीक है, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है इस वाली डायरेक्शन में है। ओके, आफ्टर कोलिजन भी इसी डायरेक्शन में है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जब आप तोड़ोगे ये इसी डायरेक्शन में आएंगे। ये इधर वाला इसमें और इधर वाला इसमें। आपको याद है ना जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, अगर वेक्टर ऐसे है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कंपोनेंट्स भी इस डायरेक्शन में जाएंगे। अगर वेक्टर इधर की डायरेक्शन में आ रहा है तो कंपोनेंट्स भी इधर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्लियर होना चाहिए। वीडियोस नहीं देखी है देन गो एंड सी देम। और तुम जो ये वीडियो स्किप करते हो ना इसमें तुम्हारा ही लॉस है, मैडम का कोई लॉस नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अलोंग एक्स एक्सिस में ये तो हो गया बिफोर कोलिजन वाला, इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। तो पहला तो क्या है m1v1 cos थीटा, m1v1 cos थीटा प्लस सेकंड क्या है बेटे m2v2 cos फाई। ओके, गिव दिस इक्वेशन नंबर 2. नाउ राइट डाउन अलोंग x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। तो y एक्सिस में बिफोर कोलिजन तो क्या है 0 है, बिकॉज बिफोर कोलिजन y एक्सिस में दोनों में से एक भी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। तो क्या आ जाएगा बिफोर में 0 बराबर, आफ्टर में क्या आएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है m1v1 sin थीटा, नेगेटिव के अलोंग क्या है m2v2 sin फाई। ये माइनस क्यों किया है बीच में, बिकॉज these both of these have opposite directions. अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो मैं प्लस कर देती, but both of these have opposite direction, so I have subtracted it here. Okay, I think you there must be clear. Now देखो भाई आपके पास कितनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है इसमें, v1 v2 थीटा एंड फाई। गिव दिस इक्वेशन नंबर 3. ओके, यहां से 2 हर एक जगह से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आई हैव कैंसिल्ड इट। ठीक है, अब देखो आपके पास 4 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन से आप 4 वेरिएबल्स सही निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप 3 वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। Okay, now what about elastic collision in 2 dimension, sorry in elastic collision in, ये था elastic collision in 2 dimension। ठीक है, what about in elastic collision, तो in elastic collision में क्या होता है देखो भाई, in elastic collision in 2 dimension, 2 डायमेंशंस में इन इलास्टिक कोलिजन। तो हमें पता है कि जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो वहां पर जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन नहीं बनेगी,
because kinetic energy before collision is somehow greater than kinetic energy after collision, क्योंकि उससे बड़ी होती है ना भाई। तो जब वो उससे बड़ी होती है तो आप क्या कर सकते हो, वो इक्वेशन नहीं बना सकते हो, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन थी वो इक्वेशन नहीं बना सकते हो। हियर वही सारी चीजें जो हमने पहले से लिखी थी। लेट अस कंसीडर वी हैव ऑब्जेक्ट्स m1 m2, लेट अस कंसीडर वी हैव अ system of two objects having masses m1 and m2 and moving with velocities u1 and u2 such that u1 is greater than u2, ठीक है। After collision, let us say m1 makes an angle theta with x-axis and moves with velocity v1 and m2 makes an angle phi with x-axis and moves with velocity v2, ठीक है। वो जो हमने लिखा था पीछे वही चीजें लिखनी है। नाउ इन इलास्टिक कोलिजन, नाउ इन इलास्टिक कोलिजन there is some loss of kinetic energy. So here only linear momentum is conserved. Linear momentum is conserved. यहाँ पर सिर्फ linear momentum ही conserved रहता है, ठीक है। So linear momentum along x-axis before collision will be equal to linear momentum along x-axis after collision, ठीक है। बस इतना सही चेंज आएगा इसमें, ठीक है, कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड नहीं रहता है, सॉरी लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व्ड रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम के लिए इक्वेशन बनेगी। अब इसमें ये वाली इक्वेशन आएगी फर्स्ट और ये इक्वेशन आएगी सेकंड, ठीक है। फिर से वही बात, चार वेरिएबल्स निकालने हैं, दो इक्वेशन है, तो इनमें से किसी दो की वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर बाकी के दो को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ओके। सो नाउ व्हाट अबाउट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन, ठीक है। कैसा हो कि अगर आपने एक चीज को दूसरी चीज के ऊपर फेंका है, वो दोनों चीजें चिपक जाए और दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, ठीक है। उस केस में आप क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एंड टू डायमेंशन। तो देखो, let us say we have a system of two bodies having masses m1 and m2. Let m2 is moving along x-axis with velocity u and m1 is moving with making an angle theta with x-axis, थीटा एंगल बना के मूव कर रहा है टुवार्ड्स m2 विद वेलोसिटी u1, ठीक है। लेट आफ्टर कोलिजन both the objects stick to one another, and moves with velocity v, ठीक है। स्टिक हो जाते हैं एक दूसरे के और क्या करते हैं, v वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाते हैं।
मेकिंग एन एंगल फाई विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, क्या बना रहे हैं, एक एंगल फाई बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। देखो कंडीशन कैसी है, यहां से आ रहा है M1, ठीक है, ये M2 जा रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस है। आफ्टर कोलिजन ये इससे टकराया, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, इससे टकराया, दोनों चिपक गए, दोनों चिपक कर एक साथ चलने लगे, M1 M2, कंबाइन वेलोसिटी v, यहां पर एंगल कितना बनाया फाई, और ये M2 कितना, M2 कितना एंगल बना के आ रहा था M1, क्या लिखा है मैंने, लेट M2 इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको M1 मान लो, जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था U2 और ये U1 के साथ। अब बताओ महाभारत किस किसने देखी है, लॉकडाउन में महाभारत चली थी ना, तो किस किसने देखी, वो अर्जुन क्या करता है, वो मछली घूमती रहती है ना, और घूमती रहती है उसके निशाना लगाता है ना, तो कुछ ऐसा ही है कि एक चीज है वो घूम रही है और आपने उस चीज के ऊपर निशाना लगाना है, तो आपने क्या किया, वो चीज घूम रही थी, आपने उसके ऊपर निशाना लगाया किसी भी चीज से, अब वो दोनों चीजें टकराने के बाद चिपक गई और दोनों एक सेम वेलोसिटी से मूव करने लग गई, लेकिन ना तो पहले की डायरेक्शन में और ना ही दूसरे की डायरेक्शन में, एक अलग ही डायरेक्शन में मूव करने लग गई। इस कोलिजन को आप क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, क्या कहेंगे इसको आप, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो वैलिड नहीं होता, बट वैलिड क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस बराबर लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो लिखो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग इसके भी कंपोनेंट्स बनेंगे अब की बात, ठीक है, क्या बनेगा, M1 U1 cos थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इधर ये बनेगा M1 U1 sin थीटा, और इसके किस डायरेक्शन में बनेंगे, एक तो नीचे M1 प्लस M2 V sin फाई, और दूसरा बनेगा इधर, वो क्या बनेगा M1 प्लस M2 V cos फाई। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लिख देना है लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस और लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ लिखो M1 U1 cos थीटा प्लस M2 U2, ठीक है, क्योंकि बिफोर में तो ये दोनों ही आएंगे ना बराबर, आफ्टर में क्या है M1 प्लस M2 V cos फाई, ठीक है। ओके, नाउ अबाउट वाई एक्सिस, ये तो हो गया एक्स एक्सिस के अलाउंग, व्हाट अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, ये किधर है M1 U1 sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा भाई, M1 प्लस M2 V sin फाई, ठीक है। These are the two equations and you have three variables v, theta and phi. So एक को आप एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट करेंगे और दो को फिर आप निकाल सकते हैं। Here our chapter has been completed. If you have any doubt, then you can ask me. And if you do not have any doubt, then complete your notebook. Next, we will start our next unit.